अब उसके सुधार हम देख रहे हैं। अब देखते हैं शिक्षा और साहित्य का विकास उसने कैसे किया। तो फिरोज तुगलक समय में एक उच्च कोटि का विद्वान था, पुस्तकें लिखता था। 30 मदरसों की उसने स्थापना करवाई थी। मदरसों में बड़े बड़े विद्वानों को उसने नियुक्त किया। और अगर बात करें जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ उसके दरबार में विद्वान थे। फिरोज तुगलक की आत्मकथा की बात करें तो फतवाते फिरोज शाही उसकी आत्मकथा है जो उसने लिखी है। और बात करें शिक्षा साहित्य के विकास के लिए तो उसने क्या किया, संस्कृत की जो 300 से अधिक जो पुस्तकें थी उनका फारसी में अनुवाद करवाया था। लाइब्रेरी की स्थापना उसने करवाई थी। तो ये शिक्षा साहित्य का विकास उसका देखेंगे। फिर उसके बाद है उसका सैनिक सुधार क्या थे। एक तो उसने क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन देने के बजाय क्या है उसने जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। तो कई बार बहुत बार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता कंपटीशन में कि जागीर देने की प्रथा किसने शुरू की। तो बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी हैं उसको उन्होंने क्या किया, जागीरें बांटना शुरू कर दिया। सैनिकों के पद जो उच्च अधिकारी उनके पदों को पैतृक उसने कर दिया। अब चाहे अब पैतृक पद करने की क्या है कि योग्यता के आधार पर नहीं, अब उसके उत्तराधिकारी सैनिक बनते चले जाएंगे तो क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अयोग्यता बढ़ेगी। तो सैनिक व्यवस्था में यहाँ ये देखने को मिलता है। सेना का अधिकांश भाग क्या है, सामंतों के नियंत्रण में हो गया, क्योंकि सामंतों को जागीर दी, उनको सैनिक हो गए। अब जब भी वो युद्ध करेगा तो क्या है, सामंतों से सेना लेगा। अब वो सैनिक किसको वफादारी दिखाएंगे, सामंतों को दिखाएंगे। अब सेना में क्या है, रिश्वत का बोलबाला हो गया था। तो इसके टाइम पीरियड में एक तो देखो उदारता की नीति अपनाई, अपराध बढ़ गए। दूसरा क्या है, सैनिक जो थी सेना थी उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। फिर उसकी धार्मिक नीति देखेंगे कि कट्टर मुसलमान था। उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, उनसे बार बार सलाह मशवरा लेकर के कार्य किया करता था। मंदिरों और मूर्तियों को उसने नष्ट करवा दिया। कांगड़ा और ज्वाला जगन्नाथपुरी के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उसको उसने नष्ट करवा दिया। ब्राह्मणों से उसने जजिया कर लिया और सिखों पर स्वयं को खलीफा का नायब उसने लिखवाया है। फिर क्या है, जागीरदारी प्रथा का पुनः आरंभ उसने क्या किया। उसके टाइम पीरियड में हमने देखा कि सैनिकों को जागीरें बांटना उसने शुरू कर दिया था। तो जागीरदारी प्रथा उसके टाइम पीरियड में पुनः शुरू हो गई थी। जागीरें बांटना उसने शुरू करवा दिया था। उसके बाद है दीवान खैरात की स्थापना। उसने दान विभाग उसने शुरू किया है। ठीक है, दान विभाग, दीवान खैरात क्या है, दान विभाग है। गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए वो दान देता है, मुसलमानों को वो दान देता है। तो ये उसने एक विभाग बनाया है। उसके बाद दार उल सफ़ा, ये क्या है, एक अस्पताल है। उसने निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था के लिए दिल्ली के निकट एक दार उल सफ़ा का निर्माण करवाया है। तो इसके सारे के सारे सुधार थे जिसमें बहुत बार आपका कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। अब इसकी विजय देख लेते हैं। देखो हमने सेना का देखा, उसकी उदारता की नीति को देख लिया। वो बंगाल के ऊपर अपना अभियान करता है। बंगाल का यहाँ सूबेदार कौन है, फ़खरुद्दीन मुबारक है। अब जब ये सेना लेकर के उसके वहाँ जाता है तो ये क्या है, जो यहाँ का सूबेदार है वो भाग जाता है, छिप जाता है। और जब वो आक्रमण कर रहा है महल के ऊपर तो वहाँ स्त्रियों के रोने की जो आवाज़ें सुन करके क्या करता है, उसमें दयालुता आ जाती है और वो खाली हाथ दिल्ली वापस लौट जाता है। मतलब इसके ऊपर अधिकार नहीं करता। बंगाल के विरुद्ध दूसरा अभियान। अब यह क्या है, जो पहले वाला जो सूबेदार था उसकी डेथ हो जाती है, उसके पुत्र यहाँ प्रशासन करने लग जाता है। वो भी क्या है, कर वगैरह नहीं दे रहा है। तो फिर से क्या है, बंगाल के ऊपर ये अपना अभियान शुरू करता है। लेकिन उनकी वीरता देखते हुए क्या है, ये इसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाता। उसके साथ ये क्या करता है, संधि कर लेता है। फिर जाजनगर के अधीनता, जाजनगर के ऊपर आक्रमण ये करता है और वहाँ के मंदिरों को ये लूटता है। उसके बाद है नगरकोट की विजय। नगरकोट के ऊपर भी आक्रमण करके वहाँ के जो ज्वालामुखी का जो मंदिर है उसको बुरी तरह से ये लूट लेता है। लेकिन ये इसकी विजय जो है ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह पाती है। फिर है सिंध की विजय। अब सिंध देखो, ये थट्टा जो है सिंध में है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों, कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ कहाँ होती है, थट्टा में होती है। तो ये यहाँ के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के जब ये जा रहा है तो शाही फौजें यहाँ जाती हैं, आक्रमण करती हैं। लेकिन जो वहाँ का सूबेदार है उसकी वीरता के कारण क्या है, इनकी जो योजना थी वो असफल हो जाती है। ये वापस लौट रहे होते हैं तो अकाल और महामारी के कारण क्या है, इनके बहुत से सैनिक जो है नष्ट हो जाते हैं। दिल्ली से जब इसको सहायता मिलती है तो ये क्या करता है, फिर से आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ ये पूर्ण तरीके से अधिकार नहीं कर पाता है। सुल्तान की विजय ज़्यादा इसको लाभ प्राप्त नहीं होता। विजय तो कर लेता है लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता है।
तो ये इसकी विजय हो गई सारी, लेकिन विजय में हम देखते हैं कि उसको ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो ये नामात्र की ही विजय है। फिरोज़ तुगलक का मूल्यांकन अगर करें तो आप उसमें बताएंगे उसने कौन कौन से आर्थिक सुधार किए हैं, मुसलमानों के प्रति कैसी नीति उसने अपनाई है, उसके बाद उसने हिंदुओं के प्रति कैसी नीति अपनाई है, ये आप उसमें बताएंगे। उसके बाद है फिरोज़ तुगलक के उत्तराधिकारी। हम देखो अब तुगलक वंश का लास्ट कर रहे हैं, तो फिरोज़ तुगलक के बाद क्या है, उसका जो पोता है तुगलक शाह द्वितीय वो शासक बनता है, फिर उसका वध करके उसका चचेरा भाई शासक बन जाता है, फिर फिरोज़ तुगलक के पुत्र मोहम्मद द्वितीय शासक बनता है, फिर सिकंदर नामक एक अन्य व्यक्ति है वो शासक बन जाता है, फिर मोहम्मद और नुसरत शासक बनते हैं। इस टाइम पीरियड में एक और इम्पोर्टेंट आपकी घटना घटित होती है कि तैमूर के आक्रमण का कई बार टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो ये तुगलक वंश के लास्ट टाइम पीरियड में तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। फिर तैमूर के जो प्रतिनिधि नियुक्त करके यहाँ पर चला जाता है पंजाब में खिजर खां, वो क्या करता है तुगलक वंश के लास्ट शासक को मार करके एक अन्य व्यक्ति है उसका बैठ जाता है। अब तैमूर का जो प्रतिनिधि है खिजर खां वो तुगलक वंश के जो लास्ट शासक हैं उसको मार करके या उसको हटा करके क्या करता है, यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना करता है। तो अब इसका बाद हम फोर्थ अपना वंश करेंगे सैयद वंश। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमारे ज़्यादातर हो गए हैं। पहले आप अपना लेसन पढ़ लो, जो आपने क्वेश्चन लिख रखे वो पढ़ लो, फिर इसके बाद ये वीडियो सुन लिया करो। ओके भाई।